Good morning, students. In yesterday's lecture, we discussed about generalized velocity, generalized acceleration, and generalized momentum. Today, we are going to discuss about generalized force and generalized potential. So, let us begin. तो सबसे पहले बात करते हैं जनरलाइज्ड फोर्स की. ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता है कि जो आपका वर्क डन होता है, अगर मान लो कोई पूरा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर यू हैव एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो और मान लो वो जो सिस्टम है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट से मूव कर रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट उसमें हो रही है, तो उसमें जो नेट वर्क डन होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, वो कितना होगा? दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ नेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो आप वर्क डन को क्या लिख सकते हो? वर्क डन, दिस इज फॉर स्मॉल वर्क डन, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक तो ये फोर्स. व्हाट इज दिस फोर्स? मैंने क्या लिखा है? एफ आई समेशन ओवर आई. इसका मतलब क्या है कि जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम. क्योंकि एफ आई इज द फोर्स ऑन ith पार्टिकल एंड वी हैव टेकन समेशन ओवर आई. इसका मतलब क्या है कि हमने जितने भी पार्टिकल हैं उस सिस्टम के अंदर, सारे पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उन सबको सम कर लिया, उन सबका वेक्टर सम ले लिया है. ठीक है, और अगेन आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट आपने मान ली है उस सिस्टम की, वो कितने मान ली है हमने? दिस. ठीक है, ये हम पीछे के बारे में पढ़ चुके हैं. तो आपका अगर मैं वर्क डन लिखूँ तो दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो आप क्या लिख सकते हो? समेशन ओवर आई, जितना फोर्स लग रहा है और साथ में जितनी ये आर्बिट्रेरी या फिर जितनी ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट थी वो है. ठीक है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में आप लिख सकते हो वर्क डन को. ठीक है, उसके बाद आपने ये चीज़ पढ़ी थी, ये आपने पढ़ा था वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट. इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो दिस वॉज इक्वल टू व्हाट? हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दिस इज इक्वल टू समेशन डी आर आई एंड दिस वॉज योर जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर भी समेशन जे इक्वल टू 1 to 3n इफ देयर एन नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम. ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, है ना. यू कैन यूज दिस इन हियर. तो आपके पास क्या बचेगा? डेल डब्ल्यू इक्वल टू एफ आई डी आर आई की जगह, मतलब इस जो डेल्टा आर आई इस जगह आपको इसको यूज़ करना है. तो क्या हो जाएगा? एक और समेशन ओवर जे इक्वल टू 1 to 3n. ठीक है, उसके बाद आपके पास बेसिकली क्या आ चुका है? आपके पास दो समेशंस आ चुके हैं. एक तो समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n बिकॉज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम के अंदर, और समेशन ओवर जे इक्वल टू 1 to 3. ओके, तो कितना बचेगा? एफ आई साथ में डेल आर आई बाई डेल क्यू जे, और साथ में दिस इज जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो इसको अगर मैं लिख देती हूँ, वी कैन राइट इट एज क्यू जे एंड देन दिस. अगर यहाँ पे क्यू जे आ गया तो वेयर क्यू जे मस्ट बी इक्वल टू, क्यू जे किसके इक्वल होगा? अगर मैंने ये लिख दिया है तो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ओवर जे इक्वल टू 1 to 3n. ठीक है, साथ में क्या आया? एफ आई डेल आर आई बाई डेल क्यू जे. ठीक है, इफ़ अगर मैंने इतनी चीज़ को, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको कैपिटल क्यू जे माने, बताऊँगी वो भी क्या है, तो आप इस चीज़ को ये लिख सकते हो वेयर क्यू जे इज इक्वल टू दिस. यू कैन राइट इट एज. तो ये जो क्यू जे है वो है क्या? दिस इज जनरलाइज्ड फोर्स. दिस इज जनरलाइज्ड फोर्स. ठीक है, और विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे एसोसिएटेड विद क्यू जे. ठीक है, तो इस जो आपका क्यू जे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड फोर्स है दैट इज दिस कैपिटल क्यू जे. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो कैपिटल क्यू जे है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एक तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, जो भी सिस्टम है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? ठीक है, तो एक तो ये एफ आई पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा वो जो कोऑर्डिनेट क्यू जे है उस पर भी डिपेंड कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे आओ. यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आई कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू
समेशन आई इक्वल टू 1 to 3n क्यू जे एंड यहाँ पर आया डेल क्यू जे। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो आपका वर्क डन है वो किस किस चीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल है। दिस इज जनरलाइज्ड फोर्स, दिस इज जनरलाइज्ड फोर्स, ठीक है, इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। और ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में जो डिस्प्लेसमेंट हुई, जो आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट हुई, वो ये है। और ये क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या दे रहा है, जितना वर्क डन करना पड़ा सिस्टम को टू मूव थ्रू दिस डिस्प्लेसमेंट। देखो, इससे एक चीज़ और कंक्लूजन में आ रही है, आपके पास वर्क डन इसके इक्वल आया, ठीक है। आपको पता है कि वर्क डन के तो हमेशा क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के क्या होते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब mlt-2, और साथ में आया एस का एक और एल, तो L2, इतना होगा वर्क डन के डायमेंशंस। तो आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ से कि वर्क डन किस किस के प्रोडक्ट के इक्वल है, जनरलाइज्ड फोर्स के, और साथ में जो आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट है इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन में आया कि आपके पास, आपको ये पता है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो लेंथ हो, वो एंगल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेशक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, ठीक है, बट जनरलाइज्ड फोर्स का और जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का, मतलब जो भी आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको हमेशा क्या देगा, दैट विल ऑलवेज गिव यू द डायमेंशंस ऑफ वर्क डन, ठीक है। बेशक क्यूजे कुछ भी हो, एंगल हो कुछ भी हो, लेंथ हो कुछ भी हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको हमेशा क्या देगा, दैट विल गिव यू डायमेंशंस ऑफ वर्क डन। अब आपको ये पता है कि जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की जो है, मतलब जितने भी आर्बिट्री डिस्प्लेसमेंट है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जरूरी तो नहीं है इसके डिस्प्लेसमेंट लेंथ वाले, मतलब इसके जो डायमेंशन है वो लेंथ वाले हो, जरूरी तो नहीं है। अगर ये लेंथ वाले डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये जो जनरलाइज्ड फोर्स है उसके जो डायमेंशंस हैं वो भी फोर्स वाले नहीं होंगे। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फोर्स वाले ही हों, इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा आपको डायमेंशंस ऑफ वर्क डन देगा, ठीक है। बट आपको ये पता है कि जो क्यूजे है उसके डायमेंशंस कुछ भी हो सकते हैं, इसका मतलब क्यूजे के डायमेंशंस भी ज़रूरी नहीं है कि फोर्स वाले हों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, डायमेंशंस ऑफ वर्क डन देगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अच्छा देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हो। आपको पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्या क्या, एक आपके पास होता है आर, ठीक है, एक होता है थीटा, दिस इज लेंथ, दिस इज एंगल, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास होते हैं। तो अगर मान लो आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं बात करूँ, तो आपको पता है कि नेट फोर्स में दोनों कंपोनेंट्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टू आर वाला भी, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग टू थीटा वाला भी, फोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आर एंड फोर्स थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग भी, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मान लो कि आपको जनरलाइज्ड फोर्स, जब आप बात कर रहे हो, जब आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हो, तो अगर आपको जनरलाइज्ड फोर्स निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू आर कोऑर्डिनेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू थीटा कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालोगे। देखो, अभी आपने पढ़ा कि क्यू जे इज इक्वल टू एफ आई डेल आर आई बाई डेल क्यू जे, इसका इक्वल होता है। यहाँ पर आपके पास जे, मतलब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या निकालना है, एक तो क्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू आर निकालना है, दूसरा आपको क्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू थीटा निकालना है। दिस इज द जनरलाइज्ड फोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेट आर एंड दिस इज द जनरलाइज्ड फोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेट थीटा, ठीक है। कैसे निकालोगी, यू नो द फॉर्मूला, एफ आई डेल आर आई बाई डेल क्यू जे, ठीक है। तो पहली बात तो मतलब फोर्स लेना है, फोर्स डॉट, यहाँ पर आई पे समेशन इसलिए लिया था क्योंकि आप जो है मतलब आयत पार्टिकल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर एफ डॉट आगे क्या है, डेल आर आई बाई डेल क्यू जे, ठीक है। इसका मतलब डेल आर, मान लो हम एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई का समेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एफ डॉट डेल आर आई, तो यहाँ पे आपने सिंपल डेल आर लिख दिया, ठीक है, ओवर डेल क्यू जे, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला वाला जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, आर है, दूसरा वाला थीटा है, ठीक है। अभी आप निकाल रहे हो, देखो यहाँ पर अगर क्यू जे था, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका जनरलाइज्ड फोर्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे, ये था। यहाँ पर आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पहला वाला क्या है, आर है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल क्यू जे की जगह क्या आएगा, आर आएगा, तो यू विल गेट डेल आर बाई डेल आर, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एफ किसके इक्वल है, एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप डॉट डेल
इस आर वेक्टर को आपने ओपन कर दिया है, इसका मैग्नीट्यूड और साथ में इसके डायरेक्शन बाय डेल आर, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो सिर्फ आर कैप वाला सर्वाइव करेगा क्योंकि, ठीक है, दिस विल सर्वाइव, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एफ आर, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 1, यहाँ पर आर कैप डॉट आर कैप दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर सिर्फ एफ आर बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं थीटा वाले में क्या करना है, एफ वेक्टर डॉट डेल आर आई, ये तो एज इट इज रहेगा डेल आर, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर डेल क्यूजे क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपको जनरलाइज्ड फोर्स निकालना है, ठीक है। अभी पीछे आपने जनरलाइज्ड फोर्स निकाला कोरस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेट आर, अब आप निकाल रहे हो जनरलाइज्ड फोर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूजे की जगह अब क्या आएगा, थीटा आएगा, तो यहाँ पे आया थीटा। तो यहाँ पर एफ की जगह वेक्टर मतलब ये वाली फॉर्म रखो, तो एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा कैप, आगे क्या बचा, इसको आपने फिर से लिख लिया है डेल आर बाय डेल थीटा और साथ में क्या आया, आर कैप, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे, सॉरी, यहाँ पर आर कैप और यहाँ पे आर, तो दैट विल बी इक्वल टू आर एफ थीटा, ठीक है। अब देखो जो कंक्लूजन यहाँ से निकल के आया वो देखेंगे हम, लेट्स फोकस ऑन दैट। तो देखो यहाँ पर आपको क्यू आर बेसिकली आपको पता है क्या बताएगा, ऑब्वियस सी बात है, इट विल टेल अबाउट द फोर्स, जो कंपोनेंट फोर्स का है आर डायरेक्शन में वो बता रहा है। और क्यू थीटा क्या बता रहा है कि मतलब एंगल को चेंज करने के लिए कितना टॉर्क आप लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द टॉर्क, ठीक है, क्योंकि दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट आर एंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। तो आपको ये पता है कि इसके जो डायमेंशंस होंगे वो तो फोर्स वाले होंगे, यानी कि कितने होंगे, एम एल टी माइनस 2, और इसके जो डायमेंशंस हो वो क्या होंगे, टॉर्क वाले होंगे, मतलब एम एल टू टी माइनस 2, ठीक है। पर इन दोनों का प्रोडक्ट आपको हमेशा क्या देगा, दैट विल ऑलवेज गिव यू क्या, वर्क डन देना चाहिए, है ना, मतलब जनरलाइज्ड फोर्स का प्रोडक्ट जो आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ वो हमेशा आपको करेगा डायमेंशंस ऑफ वर्क डन देगा, ठीक है। तो देखो इसका प्रोडक्ट लेना है आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब इसका आप लोगे, जनरलाइज्ड फोर्स है, इसका प्रोडक्ट लोगे डिस्प्लेसमेंट मतलब एल के साथ, तो एम एल टू टी माइनस 2 आ जाएगा, जिसके डायमेंशंस क्या है, वर्क डन वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो थीटा है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसके तो आप यूनिट लेते नहीं हो, इसका मतलब आपके पास यही बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसके भी डायमेंशंस क्या हैं, वर्क डन वाले हैं। तो आपने क्या देखा कि जनरलाइज्ड फोर्स के डायमेंशंस ज़रूरी नहीं है कि फोर्स वाले हों, बट जो प्रोडक्ट है जनरलाइज्ड फोर्स का और जो आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट है उसका प्रोडक्ट आपको हमेशा क्या देगा, दैट विल ऑलवेज गिव यू डायमेंशंस ऑफ वर्क डन, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन आया होगा, जैसे कि ये चीज़ इसके इक्वल आपने कैसे लिख दी, तो वही चीज़ हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आर कैप और थीटा कैप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों होगा वो देखते हैं। देखो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, जो पहली बात तो हम एक टू डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है। आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एनी फिक्स्ड पॉइंट, मान लो ये आपने रेफरेंस पॉइंट माना है, यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। और थीटा क्या होता है, कोई मान लो रेफरेंस लाइन है, मान लो ये वाली है, उससे कितना एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आर वेक्टर ये वाला है तो आर कैप की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग आर ही होती है, इसका मतलब आर कैप की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी, जिसके अलोंग आर चेंज हो रहा है ना, दैट मीन्स ये वाली होगी। थीटा कैप की डायरेक्शन क्या होगी, जिसके अलोंग थीटा चेंज, थीटा आपको पता है कि मतलब इसको यहाँ बढ़ाओगे तो थीटा चेंज होगा, है ना। तो थीटा कैप की डायरेक्शन क्या है, एक तरह से ये वाली है, क्योंकि इसके अलोंग ही एंगल चेंज हो रहा है। तो थीटा कैप और आर कैप दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, 90। इसका मतलब क्या होगा कि आर डॉट थीटा हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपने जब आर वेक्टर की जगह मतलब आर वेक्टर को आपने रिप्लेस किया उसके मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर डेल आर बाई डेल आर विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये चीज़ 1 हो गई, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आपको ये पता है कि आर कैप डॉट आर कैप दैट विल बी इक्वल टू 1, बट थीटा कैप डॉट आर कैप दैट विल बी इक्वल टू 0,
ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इसका प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका आपको इसके साथ करना पड़ेगा। ये चीज़ 1 है, आर कैप डॉट आर कैप इज़ 1, तो यू विल गेट ओनली एफ आर। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था अब ये देखना है, यहाँ पर भी आपने आर वेक्टर को रिप्लेस किया था विद इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपके पास आर कैप की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, दैट इज़ इक्वल टू आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर कैप क्या होता है, आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। ठीक है। और सिमिलरली थीटा कैप की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा। देखो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि आर कैप डॉट थीटा कैप की वैल्यू कितनी आती है। चेक करना ज़रा, इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है। तो आपको पता है कि आई के साथ क्या होता है 1, आई का जे के साथ क्या होता है 0, सिमिलरली जे का जे के साथ क्या होता है 1 और जे का आई के साथ क्या होता है 0। तो यहाँ पर इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो होगा क्या, सिर्फ आई कैप और आई कैप वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट टर्म तो आएगी आई कैप से आई कैप की, तो कितना आ जाएगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। सेकंड में क्या आएगा जे कैप की जे कैप के साथ तो प्लस साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ से भी आपके पास क्या आ गया आर कैप डॉट थीटा कैप दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो आपकी आई थी वो हो गई होगी क्लियर, आई होप ये वाली टर्म। ठीक है। अब हमको सेकंड देखना, सेकंड में भी आपने यहाँ पे रिप्लेस किया था आर वेक्टर को विद आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है। तो अब आपको देखें डेल आर कैप का डेरिवेटिव जब आप करते हो डेल विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो कितना आता है, तो डेल आर कैप का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो कितना आ जाएगा, देखना आर कैप क्या है ये, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी माइनस कोस थीटा, कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। और आप नोटिस करो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू थीटा कैप। ठीक है। ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू थीटा कैप। तो आप यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो किसी थीटा कैप से, करते हैं देखो तो कितना आया क्यू थीटा दैट इज इक्वल टू, क्या लिखना है आपको, फर्स्ट टर्म इज एफ आर आर कैप प्लस सेकेंड टर्म इज एफ थीटा थीटा कैप, देन क्या आपके पास क्या था डेल आर बाई डेल थीटा डेल आर कैप बाई डेल थीटा ये टर्म थी विच इज इक्वल टू कितनी आई है थीटा कैप आई है, और साथ में आपके पास आर का मैग्नीट्यूड था। ठीक है। तो अगेन दिस का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो 0 बिकॉज आर कैप डॉट थीटा कैप दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका करना पड़ेगा इसके साथ, दैट मीन्स कितना आ जाएगा आर टाइम्स एफ थीटा। तो यहाँ से आपके पास आई है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया था ना आर एफ थीटा, तो ये चीज़ ऐसे आई आपके पास। ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट जनरलाइज्ड फोर्स। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरलाइज्ड पोटेंशियल। लेट्स कंटिन्यू विद दैट। तो नेक्स्ट इज जनरलाइज्ड पोटेंशियल। देखो इसमें क्या आता है कि जैसे मान लो कोई फोर्स, आप ये बोलो कि जो सिस्टम के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर वो डेरिवेबल है किसी भी स्केलर पोटेंशियल से, मतलब आप बात कर रहे हो किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की। ठीक है। ठीक है। और वो जो आपका स्केलर पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो वी आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस दिस लिख सकते हो। ठीक है। पहली बात, अगर हम इस ऐसे फोर्स की बात करें दैट इज डेरिवेबल फ्रॉम सम पोटेंशियल, वो पोटेंशियल क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो वी जो होगा वो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम। तो आप क्या लिख सकते हो, नेट वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ डेल भी लिख सकते हो। ठीक है। एंड अब आपको ये पता है कि मैंने क्या बोला कि जो आपका पोटेंशियल है जिससे वो फोर्स डिराइव हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ क्या है, पोजीशन का फंक्शन है। ठीक है। मतलब क्या है, जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है उस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो इस चेंज इन वी को आप क्या लिख सकते हो, दिस समेशन ओवर आई, मतलब इसका चेंज एक्स के साथ, ठीक है, देन चेंज इन एक्स, ठीक है, प्लस इसका चेंज विद वाई, देन चेंज इन वाई, ठीक है, प्लस इसका चेंज विद जेड, देन चेंज इन जेड। ठीक है।
इस चीज़ के इक्वल लिख सकते हो आप। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अगर मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, चेंज वी का किसके साथ, वी का चेंज विद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और साथ में जितना इन कोऑर्डिनेट्स में डिस्प्लेसमेंट है वो। ठीक है, तो इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आपको समेशन ओवर के लेना पड़ेगा 1 to 3 तो इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, और आपको ये पता है कि अगर मैं बात करती हूँ वर्क डन की, ठीक है, इसको अगर आपको लिखना हो इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज्ड फोर्स, तो आप क्या लिखते हो, दिस इज इक्वल टू किस किस का प्रोडक्ट होता है, एक तो आपके पास जो जनरलाइज्ड पीछे आप पढ़ चुके हो, दिस इज वर्क डन किस किस का प्रोडक्ट के इक्वल, जनरलाइज्ड फोर्स जितना भी है दैट इज क्यू के। ठीक है, और साथ में क्या आता था, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट दैट मीन्स डेल क्यू के, इसके इक्वल होता था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आपके पास जनरलाइज्ड फोर्स किसके इक्वल आता है, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल वी बाई डेल क्यू के। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन क्या हो गया, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन जनरलाइज्ड फोर्स एंड द पोटेंशियल। ठीक है, क्यू के इज इक्वल्स टू माइनस, यानी कि जो आपका पोटेंशियल है उसका आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जनरलाइज्ड फोर्स कोरस्पॉन्डिंग टू दिस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास कब आई, जब आपके पास जो आपका पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है, सिर्फ पोजीशन पे वो डिपेंड कर रहा है। एक तो आपने ऐसे निकाला है, एक आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे आपने अभी लिखा, जैसे आप डेल वी बाई डेल क्यू को मान लो आप लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो कि पहले वी का कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, फिर एक्स आई का कर लो विद रिस्पेक्ट टू क्यू के। ठीक है, सिमिलरली प्लस पहले वी का कर लो विद रिस्पेक्ट टू वाई आई, देन वाई आई का विद रिस्पेक्ट टू आप क्या कर लो डेल क्यू के। ठीक है, सिमिलरली वी का विद रिस्पेक्ट टू डेल जेड आई और फिर जेड आई का कर दो विद रिस्पेक्ट टू डेल क्यू के। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, अब आपको ये पता है कि आपका जो डेल वी बाई डेल एक्स आई, ये चीज़ अगर आप इनको लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस, बताती हूँ वो भी कैसे आया अभी, एफ आई डॉट डेल आर आई बाई डेल क्यू के। इस चीज़ को आप यही लिख सकते हो क्योंकि देखो आपको ये पता है कि एफ आई और इन दोनों का आप जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो इसके इक्वल ही आएगा, बिकॉज एफ आई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, अगर आप एफ एक्स की बात करें तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, सिमिलरली एफ वाई सिमिलरली एफ जेड। ठीक है, तो आप इस चीज़ को, इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपके पास यही चीज़ आएगी। ठीक है, एक्स वाई जेड को जनरलाइज करके आपने डेल आर आई लिख दिया है, तो माइनस एफ आई डॉट डेल आर आई बाई डेल क्यू के। ठीक है, और ये चीज़ आपको पता है किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू जनरलाइज्ड फोर्स मतलब माइनस क्यू के। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, जनरलाइज्ड फोर्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के। ठीक है, तो आपके पास क्या है, यहाँ से भी आपने इसको डिराइव कर सकते हो और इसको यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, मतलब बेसिकली ये आपका रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल एंड जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, बट ये रिलेशन कब है, जब आपके पास जो आपका पोटेंशियल है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। ठीक है, मतलब हम कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करें, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें। ठीक है, अब आता है मान लो अगर सिस्टम आपका कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, जो आपका पोटेंशियल पोजीशन के साथ साथ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के साथ साथ वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे भी डिपेंड करे, मतलब आपका जो पोटेंशियल है वो क्यू के साथ साथ क्यू के डॉट पे भी डिपेंड करे। इसका मतलब क्या है, हम कंजर्वेटिव सिस्टम की बात नहीं करें तो यहाँ पर क्या है, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ इस पर डिपेंड करता मतलब कंजर्वेटिव है सिस्टम। ठीक है, अब क्यू के और क्यू के डॉट पे डिपेंड करे मतलब नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो जब भी आप नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करते हो तो उस टाइम पर आपका जो जनरलाइज्ड फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस डेल वी बाई डेल क्यू जे। इतना पार्ट तो है, इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल यू बाई डेल क्यू जे डॉट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो u होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कब है, क्यू जे इसके इक्वल कब है, जब आपके पास जो आपका पोटेंशियल है वो क्यू के साथ साथ क्यू के डॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, तो उस टाइम पर क्यू जे इसके इक्वल होता है वेयर u इज सम वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे ये भी u ही एक तरह से है ना, मतलब एक ही चीज़ आएगी, u ही है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर जो u है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में जब हम काम करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सिंपल हो जाती हैं, ठीक है। और आपको ये पता है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली वेरी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपको पता है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, कंस्ट्रेंट्स का भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हमारे लिए जो काम करना होता है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, वो और ज़्यादा सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो यही आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को यूज़ करने का बेनिफिट है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।